मना किया था मैंने कि वहां नहीं जाना, रात को नहीं जाना, पर नहीं मानी मेरी बात। वंश अपनी बहन वाणी की तरफ देखता है। वाणी बिस्तर के सिरहाने से सिर टिकाए एकदम चुपचाप बिखरी हुई सी बैठी होती है। वंश आकर वाणी के बगल में बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर सामने फोटो की तरफ देखने लगता है। पहले माँ और अब हमारा बाप भी हमसे छीन लिया। मैं तुझसे पूछता हूँ वाणी, तू क्या चाहती है कि हम अब क्या करें? देख, तू अगर कहेगी तो हम अभी ये गांव छोड़ के जा सकते हैं। मैं पहले ही अपने माँ बाप को खो चुका हूँ, अब तुझे नहीं खो सकता मैं। भैया, बात अब बस मेरी आपकी नहीं है। हम तो चले जाएंगे, पर ये सवाल मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। है तो तू बहन मेरी, तो ढूंढे फिर जवाब। हाँ। डमरू की आवाज सुनी थी, हमें सिर्फ इतना पता है, पर पूरी बात गांव में किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता है ना? पता है, पर किसे? गांव के लोग जो इतने डरे बैठे हैं, उन्हें तो पता ही होगा ना कि पूरा माजरा क्या है। बात तो ठीक है। काका नमस्कार। अरे अरे आओ आओ बालकों, नमस्ते नमस्ते। अरे बैठो बैठो बच्चों। काका, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। सवाल? हाँ हाँ भाई, पूछो पूछो, क्या पूछना है पूछो। हुआ क्या था? क्योंकि मुझे पूरी बात नहीं पता लग पा रही है। काका थोड़ी देर चुप रहता है। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता है बेटा, पर सुनने में तो यही आया है कि वो जो है उस कुएं के पास चला गया था जहां जाना मना था। फिर उसे वो आवाज सुनाई दी होगी शायद, और बस फिर तो कुछ लोगों को अगले दिन उस कुएं के पास पूरा पानी से भीगा हुआ वो मिला। तो आपको उस कुएं के बारे में कुछ पता है? अब नहीं बिटिया, उसको तो ना देखने की और ना उसके बारे में जानने की कभी हिम्मत हुई। हाँ। अच्छा। ठीक है काका, प्रणाम। वंश और वाणी पूरे गांव में सभी से पूछताछ करते हैं, पर किसी को भी पूरी बात पता नहीं थी। पूरे गांव से पूछ लिया, पर किसी को कुछ नहीं पता। फिर कैसे होगा अब? कस्तूरी अम्मा, अरे उन्हें कैसे भूल गए? सबसे पुरानी तो वही है इस गांव में। यहाँ उन्हें पक्का कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। उन्हीं की झोपड़ी में चलते हैं फिर, चलो। वाणी और वंश दोनों कस्तूरी अम्मा की झोपड़ी पर चले जाते हैं। अंदर जा भी सकते हैं नहीं? अच्छा तुम हो? अम्मा, अंदर आ सकते हैं क्या? आओ। अम्मा, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। क्या पूछना है? कि तुम्हारा बाप कैसे मरा? हाँ माँ। क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि बाप था हमारा, इसलिए इतना तो हक हमारा भी बनता है। बता तो दी थी, उसे डमरू की आवाज सुनाई दे गई होगी। पहला सवाल तो यही है कि आपको कैसे पता कि उन्होंने उस डमरू की आवाज सुनी होगी? क्योंकि कुएं के पास पड़ा मिला था वो। वो तो कोई मार के फेंक भी सकता है ना? क्यों, तुम्हारे बाप से किसी की दुश्मनी थी क्या? नहीं। फिर और अगर किसी ने मारा होता तो पुलिस को ना पता लगता क्या? तो फिर हुआ क्या है? वो कुएं के पास गया था रात को।
इस बात का मतलब क्या है? हमें ये तो बताओ ना, क्या है ऐसा उस कुएं में कि लोग उसके आसपास भी जाने से डरते हैं? बस समझ लो कि कुछ ऐसा है कि उसके आसपास जिनका भी घर था वो सब अपना अपना घर छोड़कर भाग गए वहां से। वही तो हमें पूछना है कि क्यों, ऐसा क्या है उस कुएं में? राक्षस। राक्षस? हाँ, वो कुआं देखा है तुमने कभी? उस कुएं की जमीन तुम्हें कभी ना दिखेगी, दिखेगी तो सिर्फ अंधेरा। क्यों? क्योंकि सच में वो कुआं कहीं खत्म नहीं होता। वो कुआं सीधा पाताल लोक में जाता है। कुछ भी बोलती हो अम्मा, ये कैसे हो सकता है? और पाताल लोक में डमरू कब से बजने लगे? जो है वही बता रही हूँ। आपको कैसे पता? आपने जाकर देखा है? गांव के कई लोग आए थे तुम्हारी तरह जो इसका पता करना चाहते थे, तो वो उस कुएं में गए। थोड़ी देर तक तो उनकी आवाज आई, थोड़ी देर बाद एकदम बंद हो गई। तो अगर तुम सोच रहे हो ना कि बाप की मौत का राज पता लगाओगे तो भूल जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। वैसे आपको इसके अलावा कुछ पता है क्या? अभी भी चेतावनी दे रही हूँ कि वहां जाने का सोचना मत। वो कुआं पहले ही कई लोगों की जान ले चुका है। अरे वानी, चल यहाँ से, इन्हें भी कुछ नहीं पता है। दोनों वापस घर चले जाते हैं। वानी कमरे में बैठी अपना सितार बजा रही होती है। अरे चाचा, आप? अरे कैसे हो बच्चे तुम दोनों? चाचा नमस्ते। नमस्ते मेरी बच्ची। भाई वाह, बहुत ही सुंदर बजाया तुमने सितार। शुक्रिया चाचा। अरे अंदर आइए ना चाचा। तुम्हारे पापा के कपड़ों में हमें एक खत मिला बेटा। हाँ, वैसे बानी बेटा, तुम ये बांसुरी भी बजा लेती हो क्या सितार के साथ साथ? है? हाँ चाचू। अरे तो थोड़ी सी बजा के हमें भी सुनाओ। ठीक है चाचू। दीवार? कौन सी दीवार? कौन सी गुफा? रास्ता कुएं में नहीं, दीवार पर। यानी कुएं के अंदर नहीं है जवाब, कुएं पर है। कुएं की दीवार पर? हाँ, हमें उस कुएं के पास जाना होगा। पर भैया अभी नहीं जा सकते, खतरे से खाली नहीं है उधर रात को जाना। हाँ, तो एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह जाएंगे। देखो, ज्यादा पास नहीं जाना वाणी, कुछ भी हो सकता है। भैया यहाँ देखो, ये कैसे निशान है? एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं, शायद आगे काम आ जाए। पर है क्या ये दीवार पर रास्ता है जो पापा ने लिखा था। हाँ, डमरू एक बार बजा तो सीधा, और 3 बार बजा तो दाएं, और 4 बार बजा तो बाएं। पर हमें कैसे पता लगेगा कि मुड़ना कहाँ है? शायद मोड़ अपने आप ही हमें दिख जाए। कुछ जोखिम तो हमें भी उठाना पड़ेगा ना भैया। वंश फटाफट से कलम कागज लेकर और डमरू की ताल सुन सुनकर पूरा रास्ता लिख लेता है। चल। वंश और वाणी रास्ता देख देख कर आगे निकल जाते हैं और जंगल में जा घुसते हैं। भैया इसमें तो आगे जाकर बाएं मुड़ना है, पर अभी तक तो कोई रास्ता बाएं गया ही नहीं। हाँ, लो जी। नहीं,
फिलहाल तो आगे जाकर ही रास्ता मिल पाएगा। दोनों सीधे सीधे चलते रहते हैं और तभी उन्हें बाईं ओर जाता एक रास्ता दिखता है। मिल गया। वंश वाणी का हाथ पकड़कर बाईं ओर मुड़ जाता है। दोनों धीरे धीरे रास्ता पार कर उस छुपी हुई गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। गुफा के आसपास काई जमा होती है और उस पर कई सारे जाले लगे होते हैं, लेकिन जालों के बीच में एक जगह बनी हुई होती है जैसे कोई उन्हें हटाकर गुफा के अंदर गया हो। पापा जरूर अंदर गए होंगे, तभी यहाँ जगह बनी हुई है। पर पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा क्या था? अरे पापा पुलिस में थे यार। उन्होंने न कभी कुछ गलत होते हुए सहा, न उनसे कभी कुछ गलत होते हुए देखा गया। तो जिस कुएं की वजह से गांव में इतनी मौतें हुई हों, तो बताओ वे कुछ क्यों नहीं करेंगे? वाणी चुपचाप वंश की ओर देखती रहती है। चलिए ना अंदर चल के देखते हैं। रुक, पहले मशाल जला लेते हैं, अंदर अंधेरा होगा ना। दोनों हाथ में मशाल लिए गुफा के अंदर घुस जाते हैं। दोनों आसपास देखते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। कई देर तक दोनों सीधे ही चलते रहते हैं कि तभी उन्हें एक औरत की आवाज आती है। जाओ। दोनों भाई बहन अचानक से पीछे मुड़कर देखते हैं। ये कौन था? पता नहीं, पर तू जल्दी जल्दी चल। फिर से उसी औरत की आवाज उन्हें आती है। जाओ मैंने कहा। एक हवा का झोंका वंश और वाणी के मुंह पर आकर लगता है। आप कौन है? आप कौन है? देखिए, हम सिर्फ यहाँ अपने सवालों के जवाब लेने आए हैं, तो अगर आपके पास हमारे जवाब हैं तो बता दीजिए ना। मीना की आवाज एक बार गुफा में गूंज जाती है। जल्दी जाओ वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। थोड़े दिनों पहले एक आदमी भी यहाँ जवाब खोजते खोजते आया था, डूबकर मर गया वो। उसे नहीं पसंद कि कोई उनके करीब आए। जिन भी लोगों को ये मिला उन्होंने उसे डुबो कर मार दिया और कुएं के बाहर निकाल कर फेंक दिया था। तो जाओ तुम दोनों, इससे पहले उन्हें गुस्सा आ जाए। तो फिर उस डमरू की आवाज ने हमें वो रास्ता क्यों बताया? कौन सा रास्ता? यहाँ का। तुमने वो डमरू सुना तो तुम जिंदा कैसे बचे? जो भी उस डमरू की आवाज सुनता है वो उसे कुएं में खींच लेता है। अरे कौन वो? और आप है कौन? सामने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ, मेरी आत्मा है बस यहाँ। देखो तुम लोग जाओ वरना तुम भी। देखो वो जो आए थे वो हमारे पापा थे, तो हम नहीं जाने वाले। हाँ देखो, उस कुएं या जो भी कोई उसमें है वो हमारे गांव के कई लोगों की जान ले चुका है, और हम अब की बार तो इसे रोकेंगे। हाँ, नहीं तो फिर हम भी मर ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब तो कोई बचा भी नहीं हमारा। माँ बचपन में चली गई और पापा अब, और हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के भी साथ हो। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं होती। गई क्या? यही हूँ। अच्छा, जिसकी आप बात कर रही हैं वो कौन है? मेरे पति राजेश भंडारी। क्या? तो वो कर रहे हैं ये सब? हाँ। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताइए ना थोड़ा। राज जी एक बहुत ही ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ संगीत आचार्य थे। हम दोनों इसी गांव में रहते थे। वो सभी संगीत के वाद्य बजाना जानते थे। उनके सुरों में, उनके तान में, उनके रागों में इतनी ताकत थी कि उससे कभी बारिश आ जाती, कभी बादल गरज जाते। जो भी सुनता वो मंत्र मुग्ध हो जाता। मुझे भी उनसे प्यार हुआ उनका सितार सुनकर। जब पहली बार सुना तो ऐसा लगा जैसे स्वयं देवी सरस्वती उनके मन में वास करती हूँ। उन्हें प्यार हुआ जब पहली बार उन्होंने मुझे राग यमन बजाते सुना बांसुरी पर। कुछ ही सालों में हमारी शादी हो गई, लेकिन गांव में एक और लड़का था, मन से लोभी और दिमाग से खोखला। उसे भी मैं पसंद थी। तो जब मेरी शादी हुई तो उससे शादी बर्दाश्त ना हुआ। तो जब एक दिन राज जी घर पर नहीं थे तो उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मेरा अपहरण कर लिया और मुझे जंगल में ले गया। मुझे आज भी याद है कि मुझे जलाने से पहले उस लड़के ने मुझसे क्या कहा था। सिर्फ मुझसे शादी करनी चाहिए थी तुम्हें।
जब आत्मा के रूप में आई तो सिर्फ इतना देखा कि राजेश जी मेरे जले हुए शरीर को अपनी गोद में लिए इस गुफा में बैठे हुए हैं और जोर जोर से चीख कर रो रहे हैं। धीरे धीरे उनका दर्द, उनकी पीड़ा ऐसे क्रोध में बदल गई जिसका भुगतान पूरे गांव को करना पड़ा। उस रात उन्होंने अपने हाथ में डमरू लिया। उस डमरू की हर ताल में सिर्फ भीषणता थी। इतने आक्रोश और क्रोध से उस दिन उन्होंने वो डमरू बजाया कि उसकी गर्जन से बादल भी फट पड़े। पूरा गांव भूकंप से तहस नहस हो गया। वो मंजर इतना भयानक और रूह कपा देने वाला था कि मानो शिव ने फिर से सती के प्राण जाने पर भैरव का रूप धारण कर लिया हो। मैं खूब चिल्लाई लेकिन मेरी एक आवाज नहीं सुनी। पूरा गांव मिट्टी में मिल गया। और आपके पति का क्या हुआ? वो भी उसी हादसे में डूब गए, पर उनकी आत्मा वो उसी डमरू में फंसी रह गई। वो अभी भी इस गांव के लोगों से नाराज है। तो तुम जाओ। वाणी थोड़ी देर तक नीचे सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है और फिर धीरे से ऊपर की ओर देखती है। उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। वो अभी भी अपनी पत्नी, जिससे उन्होंने शायद सबसे ज्यादा प्यार किया, उसके चले जाने के दुख में है। तो अगर आप उनसे बात कर लें तो शायद वो शांत हो जाए। कोई आवाज नहीं आती। मैंने बहुत कोशिश की पर वो मुझे उस डमरू के अंदर से सुन नहीं पा रहे हैं और ना ही देख पा रहे हैं। तो वो डमरू कहाँ पर है? मैं बता तो दूंगी पर तुम कभी उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे। पहले ही यहाँ बाढ़ आ जाएगी और तुम्हें डुबो देगी। मैंने देखा है उनके गुस्से से कोई नहीं बचा आज तक। वो पहले भी ऐसे ही थे। जब उन्हें गुस्सा आता था ना तो मेरे अलावा उन्हें कोई शांत नहीं कर पाता था। कभी बांसुरी बजाकर तो कभी प्यार से समझाकर उन्हें मनाती थी। मिल गया जवाब। भैया आप यहीं रुको, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? भरोसा करो। हाँ ठीक है। वाणी दौड़ती हुई गुफा से बाहर निकल जाती है। ये कहाँ गई? पता नहीं। थोड़ी देर बाद वाणी वापस लौट आती है और वंश का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। चलो। अरे पर मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं वहाँ मत जाओ, आप बस हमारे साथ रहो। वाणी और वंश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें पानी की आवाज बहुत जोर से अपनी तरफ बढ़ते हुए सुनाई देती है। वंश वाणी का हाथ पकड़कर वापस खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। डरो मत भैया, चलते रहो। अरे तू पागल है क्या? अरे मर जाएंगे यार। तभी पानी की बड़ी सी लहर उन्हें अपनी तरफ तेजी से आती हुई दिखती है। वाणी वंश का हाथ छोड़ देती है। अरे चल वाणी भाग। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा। वाणी अपनी जेब से एक बांसुरी निकालती है और बांसुरी बजाना शुरू कर देती है। पानी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। अरे ये तो क्या कर रही है? अरे छोड़ बांसुरी। अरे बांसुरी क्यों बजा रही तू? तभी मीना की आवाज आती है। वो राग यमन बजा रही है जो उन्हें पसंद है। वंश चौंक कर वाणी को देखने लगता है। पानी तेजी से उनके बहुत करीब आ रहा था। हे प्रभु रक्षा करना प्रभु। पानी तेजी से आते आते एकदम से उनके मुंह के सामने आकर रुक जाता है और वाणी बस आंखें बंद कर बांसुरी बजा रही होती है। पानी धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। जैसे जैसे पानी पीछे जाता है सभी लोग उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार वो गुफा के बिल्कुल अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक मिट्टी में काई जमा हुआ डमरू दिखता है और उसी के बगल में 2 कंकाल दिखते हैं। ये दोनों? हाँ हम ही हैं। तो अब क्या? पहले तो इन्हें बाहर लेकर जाना होगा। वंश की नजर तभी साइड की एक गहरी ढलान पर जाती है। ये ढलान कहाँ जा रही है? सीधा कुएं के अंदर। वाणी जाकर वो कंकाल उठाती है और वंश वो डमरू उठाने लगता है कि तभी पूरी गुफा में जोर का भूकंप आने लगता है और सारी गुफा टूटकर नीचे गिरने लगती है। नहीं, अब कहाँ जाएं? वंश भागकर वाणी का हाथ पकड़ लेता है। इस ढलान में चले जाओ। क्या? हाँ अभी, वरना यहीं दबकर मर जाओगे, सब बेकार हो जाएगा।
वंश और वाणी दोनों उस ढलान में चले जाते हैं। दोनों के कदम अपने आप ढलान की वजह से तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी दोनों कुएं के अंदर पानी में जा गिरते हैं। तभी वंश कुएं की रस्सी की ओर बढ़ता है और वाणी को अपने कंधे पर टांग कर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। वाणी, वाणी, देखो ये डमरू अपने आप बज रहा है, देखो। डमरू एक एक करके जोर से बजता है। धरती हिलने लगती है। वंश गिरने ही वाला होता है पर वाणी आगे बढ़कर बांसुरी होठों से लगाती है। राग यमन की धुन गुफा में गूंजने लगती है। डमरू की गूंज धीरे धीरे कमजोर पड़ती है और उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी से राजेश की आत्मा सामने आती है। आंखों में दर्द और गुस्से का तूफान। वाणी बांसुरी बजाती रहती है। धुन समाप्त होते ही एक नरम रोशनी के साथ मीना की आत्मा भी प्रकट होती है। शांत हो जाओ ना, अब तो आप, मैं आ गई ना, चलो चलते हैं अब। राजेश की आंखों से आंसू बहते हैं। एक आखिरी सवाल, तूने मेरे बाप को और उन सबको क्यों मारा जो कुएं के पास गए? बोल। क्योंकि गुस्से में था, मैं गुस्से में था, ताकि कोई मेरी और मेरी मीना की यादों के करीब ना आए, ताकि कोई हमारे दर्द को फिर से ना छेड़े। इसलिए सबको दूर रखा, मौत बनकर। बस इतना कहकर दोनों आत्माएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाती हैं। आसमान साफ हो जाता है। कुआं जिसमें कभी सिर्फ अंधेरा हुआ करता था, उसके पानी की स्थिरता में अब पूर्णिमा के चांद का अक्स एकदम साफ चमक रहा होता है।